हाय हेलो है जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग? मस्त। हेलो। हमने कुछ दिन पहले एक ऑडियंस पोल लिया था जिसमें हमने ये पूछा था कि कौन सा सिलेबस हमको स्टार्ट करना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों के रिप्लाई आए कि क्लास 10 का सीबीएसई का सिलेबस स्टार्ट करें। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 सीबीएसई के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसका आज लेक्चर नंबर 1 होगा। ठीक है, देखिए लाइट में दो सेक्शंस आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में, एक है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हम मिरर्स पढ़ेंगे, जिसमें रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके लॉज, उसके बाद प्लेन मिरर, उसके बाद स्पेरिकल, कॉन्केव या कॉन्वेक्स, सभी के रे डायग्राम, इमेज कैसे बनती है, उसके न्यूमेरिकल्स। उसके बाद में सेकंड टॉपिक है रिफ्रैक्शन, उसके लॉज। उसके बाद रिफ्रैक्शन से रिलेटेड लेंसेस के टाइप, उनके रे डायग्राम्स, मतलब लेंसेज से इमेज कैसे मिलती है, और बाद में फाइनली लेंस के न्यूमेरिकल। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा। और सबसे पहली बात तो इसकी इंपॉर्टेंस को कर दूँ कि ये क्यों करना है। एक इंसिडेंस याद करो। सपोज करो तुम ना तुम्हारे मामा जी के साथ में कहीं मॉल में गए हो, ठीक है। अब मामा जी ने कहा कि वहाँ पे कोई आईने वाईने लगे हैं और वो आईने को देखकर आप थोड़े से मोटे से लग रहे हो उसमें, ठीक है। तो मामा जी ने कहा ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब तू ऐसा खड़ा है और आईने में देखो कितना मोटा लग रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, और आप उसका आंसर नहीं बता पाए। तो मामा जी बोले यार कैसा लड़का है, एक क्लास 10 सीबीएसई में पहुंच गया, अच्छे अच्छे यूट्यूब वीडियोस देखता है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है, इतने अच्छे स्कूल में जाता है, ठीक है, और फिर भी इसको ये नहीं आता। तो पहली बात तो इज्जत चली जाएगी, दूसरी बात मामा की छोरी चली जाएगी, ठीक है। तो यार देखो, इज्जत से बचना है ना आपको। अगर आपकी इज्जत बचानी है, परिवार के साथ में आपको बरकरार रखना है कि नहीं यार आप भी 10th के स्टूडेंट्स हो, आपको सब पता है, फिजिक्स का बहुत नॉलेज आपको है, ऐसा अगर आपकी इज्जत बचानी है तो यार लाइट चैप्टर थोड़ा सीरियसली पढ़ो। क्लास 9 सीबीएसई की आपकी एग्ज़ाम हो चुकी है, अब आप 10th में आ गए। जैसे घर में बैठे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये चैप्टर स्टार्ट होना है, तो उसके पहले आप ये पढ़कर नोट्स बनाओ। ऐसे से देखो मत, कॉपी पेन निकालो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसके पहले लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से। तो सबसे फर्स्ट थिंग, ये लाइट होता क्या है। तो बोलेंगे यार सर हमारे घर पे होता है वो बल्ब नहीं, क्या उससे निकलती है वही लाइट है ना। बोलेंगे नहीं नहीं सर, वो सन से निकलती है ना वो लाइट है। कोई भी कंसिडर करो, दोनों लाइट है, ठीक है। पर लाइट एक्चुअली में क्या है, क्या वो एक पार्टिकल है, क्या वो एक वेव है। तो देखो इससे ऊपर बहुत बड़ी महाभारत जंग छिड़ी हुई है। तो लाइट ड्यूअल नेचर शो करता है, ड्यूअलिटी ऑफ लाइट, मतलब दोगुली नेचर की होती है। मतलब लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, क्लास 12th में जाएंगे, तो आपको 2 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे लाइट के, एक वेव थ्योरी ऑफ लाइट और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन में क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। मतलब क्वांटम थ्योरी में ये बताते हैं कि लाइट पार्टिकल है, पार्टिकल नेचर शो होता है, और वेव थ्योरी ऑफ लाइट में आपको बताएंगे कि लाइट क्या है, ये वेव है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं सर, वेव पढ़ेंगे या मैटर वेव पढ़ेंगे, मतलब पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे। एक्चुअली हम लाइट का वेव नेचर भी नहीं पढ़ेंगे ठीक से। क्यों, उसकी बात सुनो। लाइट सिर्फ एक वेव है सन। हम बोलते हैं लाइट क्या है, तो लाइट इज एन electromagnetic wave which enable us to see an object। लाइट क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो हमारे को ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है, मतलब उसके वजह से ऑब्जेक्ट हमें दिखता है। पर एक्चुअली हम वेव नेचर भी हम लाइट का नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि 11th में जब आप वेव थ्योरी ऑफ लाइट को पढ़ेंगे, वहाँ पे जैसे देखो आपने बचपन में सुना होगा लाइट इज ऑलवेज ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। पर जब वेव थ्योरी क्या बताती है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, एकदम ओपेक ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट को जब लाइट टकराती है तब उसके अराउंड ऐसी बेंड हो जाती है। इस फिनोमेनन को डिफ्रैक्शन बोलते हैं, और डिफ्रैक्शन वगैरह का जो फिनोमेनन है वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट में हमको पढ़ना है, जो कि आप क्लास 11th वगैरह में पढ़ना है, ठीक है। अभी के लिए हम लाइट को रे मानेंगे। क्या मानेंगे, रे, मतलब इसको रे ऑप्टिक्स बोलते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो हम लाइट को रे मानेंगे और उसके हिसाब से जो भी चीज़ें होती है उसको हम देखेंगे, ठीक है।
तो एक्चुअली डेफिनेशन में हम लिखते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विच इनेबल अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और जिसकी वजह से चीज़ें हमारे को दिखाई देती हैं। और जिनको भी स्लो हो रहा हो वो या डायरेक्ट टॉपिक जिनको चाहिए है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए और आगे से डायरेक्ट टॉपिक वाइज हम लेते हैं तो उसको भी हम आप डायरेक्टली इसको पार्ट को स्किप करके वो देख सकते हो, ठीक है। या फिर इंटू 2 के या इंटू 1.5 के स्पीड में भी आप कैरी कर सकते हो, चलेगा, ठीक है। देखिए लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वजह से हमें को ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि अगर कोई चीज़ आपको देखनी हो, आप रूम में डार्कनेस है, अचानक लाइट आई और कोई चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो दिखाई देने के लिए क्या चीज़ आपको लगती है? कैमरा? कैमरा अदर पार्ट है। अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो की बात पूछ रहा हूँ, अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट में होते, अगर आप मेरे सामने बैठे होते और मैं आपसे पूछता कि आपको दिखाई देने के लिए कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो पहली चीज़ आप बोलेंगे सर आइज़ की, आँखों की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा सर ऑब्जेक्ट की, जो देखना है उसकी भी तो ज़रूरत है, ठीक है। और तीसरी लाइट की, ये तीनों चीज़ें की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब पहले आइज़, आंखें होनी चाहिए, दूसरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिसको देखना है वो ऑब्जेक्ट भी तो जरूरी है, वो भी तो होना चाहिए, और तीसरा लाइट, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। चलो फिर एक सवाल और करते हैं, एक इंसिडेंट, ध्यान से सुनो। क्या हुआ, जब ये लाइट में स्टार्ट करने वाला था आज चैप्टर, तो हमने ना हमारे घर पे एक मंजुलिका रहती है, उन मंजुलिका को मैं लेकर आया हूँ, यहाँ पे खड़ी है बस आपके सामने, एग्जैक्टली यहीं पे खड़ी है, ठीक। आपको मंजुलिका दिखाई दे रही है? सुमेर सर दिख रहे हैं? हाँ, फिर देखो यार, आपके पास आंखें हैं, ऑब्जेक्ट भी है, यहाँ मंजुलिका है, यहाँ मैं हूँ, हम दोनों यहाँ खड़े हैं, ऑब्जेक्ट भी है, आइज़ भी है, और यहाँ पे लाइट भी है, फिर भी आपको सुमेर सर दिख रहे हैं, मंजुलिका नहीं दिख रही, क्यों? आपने तो बोला सर दिखाई देने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, और ये तीनों चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट भी है, आइज़ भी और लाइट भी है, फिर भी आपको मैं दिख रहा हूँ, मंजुलिका नहीं दिख रही, क्यों? देखिए दिखाई देने के लिए सिर्फ लाइट की आवश्यकता नहीं होती। हो क्या रहा है, लाइट ना मेरे ऊपर गिर रही है, मेरे ऊपर से रिफ्लेक्ट हो रही है और फिर आपके आंखों में जा रही है, और उसके बाद आपको मैं दिख रहा हूँ। बाद में फिर वो कहानी है, जब हम पढ़ेंगे आइज़ का स्ट्रक्चर तब देखेंगे ह्यूमन आई का। तो लाइट मेरे ऊपर गिरती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों में जाती है और आपके आंखों के अंदर रेटिना के ऊपर मेरी उल्टी इमेज बनाती है, और तब जाके आपको मैं दिखाई देता हूँ। पर मंजुलिका के साथ क्या हो रहा है, लाइट उसके ऊपर गिर रही है और उसके अंदर से पास हो जा रही है। कभी यार हॉरर मूवी में भूत ऊत का पिक्चर देखा होगा ना, कभी यहाँ पे कोई आत्मा खड़ी हो और उसके अंदर से देखो तो एक खन्ना बंदा निकल जाता है, डायरेक्टली आत्मा वही खड़ी है तो उसके अंदर से निकल जाता है। मतलब वो लाइट को रोक नहीं पा रही है, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, लाइट उसके अंदर से निकल जा रही है। समझो ये मंजुलिका खड़ी है, यहाँ से लाइट आ रही है और उसके अंदर से पास हो जा रही है, उसके ऊपर से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। सुमेर सर के केस में क्या हो रहा है, लाइट मेरे ऊपर गिर रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब क्या बोलो बच्चों, कि अगर आपको कोई चीज़ दिखाई देनी है तो आइज चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, पर सिर्फ लाइट होना जरूरी नहीं है, तो लाइट के साथ लाइट का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, लाइट का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अभी के लिए रिफ्लेक्शन, फिर लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद आपके आंखों में जब जाएगी तब रिफ्रैक्शन होगा और उसके बाद इमेज बनेगी आपके आंखों के अंदर, तब मुझे वो चीज़ें दिखाई देगी। मतलब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिससे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, पर देखने के लिए लाइट का रिफ्लेक्शन जरूरी है। इसलिए इस चैप्टर में देखो लाइट के ना 4 फिनोमेनन एक्चुअली में होते हैं। मतलब अभी के लिए 10वीं तक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पहला है रिफ्लेक्शन, सेकंड है रिफ्रैक्शन, थर्ड है डिस्पर्शन एंड फोर्थ है स्कैटरिंग। तो एक्चुअली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये हमको इस चैप्टर में देखना है। उसके बाद वाले जब हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर हैं उसमें डिस्पर्शन और स्कैटरिंग ये फिनोमेनन देखेंगे। एक्चुअली ऑप्टिक्स इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस फिनोमेनन से जब हम पैदा होते हैं तब हमारे मन में जो सवाल होते हैं, जैसे कि आसमान नीला नीला क्यों, सूरज पीला पीला क्यों, चांद ये चमकीला क्यों, ऐसे जितने भी सारे सवाल हैं वो सभी के जवाब हमारे को इस लाइट के चैप्टर में मिल जाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनो अच्छे से, ठीक है। चलो
तो हम स्टार्ट करें लाइट का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि हमने देखा कि अगर हमें कोई चीज़ दिखाई देनी है, ऑब्जर्व करनी है, तो मुझे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। रिफ्लेक्शन होगा तभी दिखाई देगी, अगर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, पास हो जाएगी लाइट उसमें से, तो वो चीज़ें हमारे लिए ऑब्जर्वेबल नहीं है, वो हमें दिखाई नहीं देगी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली होता क्या है? लाइट समझ में आया? लाइट में देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है पूरा, ठीक है। इसकी रेंज होती है 7 × 10⁻⁷ मीटर टू 8 × 10⁻⁷ मीटर से, जिससे विजिबल लाइट, खासकर हम देखेंगे विजिबल लाइट जो पूरा स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जिसमें अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, एक्स रेज, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी, ऐसा पूरा स्पेक्ट्रम होता है। उस स्पेक्ट्रम में से हम विजिबल लाइट की बात करेंगे, जो कि होता है 400 नैनोमीटर से लेके तो 800 नैनोमीटर तक उसकी वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ नहीं समझा? बोलो ना यार। वैसे फिर देखो, लाइट मतलब हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो हम मान लेते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब ऐसी वेव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर वाइब्रेट हो रही है, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और उससे जो वेव बनती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, ठीक है। एक लॉन्जिट्यूडिनल टाइप की होती है वेव का। एक शॉर्ट वीडियो हम सेपरेट बना देंगे जिसमें आपको लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स ये दोनों वेव सिखा देंगे। हाँ, एक्चुअली ये ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। कैसी है? ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट में देखो, एक ये अपर पार्ट इसे पॉजिटिव साइकिल और ये निगेटिव साइकिल, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव ये दोनों साइकिल मिलके ये जो लेंथ होती है इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, मतलब लैम्बडा। तो यही विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर है, और उसी से रिलेटेड हम ये सारी चीज़ें अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है? तो देखो, सपोज करो ये कोई सरफेस है, ये सरफेस पर अगर ऐसे लाइट गिरी तो यहाँ से टकराने के बाद वो ऐसे मुड़ जाएगी। देखो क्या बोला, जैसे सरफेस से ये लाइट ऐसे आई, यहाँ से मुड़ी और यहाँ पे टकराई इस सरफेस को, तो इस सरफेस को टकराने के बाद ऐसे मुड़ गई, ठीक है। ये जिस मीडियम से आई थी, क्या आपको ऐसे नहीं लग रहा? जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस गई। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है? लाइट बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम, वे अ लाइट बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम। कोई लाइट एक मीडियम से आई और सरफेस को टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस जाती है, तब आप उसको बोलोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगर एक मीडियम से आई और दूसरे मीडियम में गई ना, तो वो रिफ्रैक्शन होता है, जब हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो एक मीडियम से लाइट आई, एक सरफेस को टकराकर उसी मीडियम में वापस गई, तब हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके भी कुछ टर्म्स है, याद रखो। जिस सरफेस पर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप इसको बाद में मिरर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको आप मिरर भी बोल सकते हो। रिफ्लेक्टिव सरफेस को जो परपेंडिकुलर लाइन होती है एकदम 90 डिग्री के एंगल में, इसको आप बोलोगे नॉर्मल। जो लाइट रे उस सरफेस पर फॉल डाउन होती है, मतलब जो सरफेस पर गिरती है, वो है इंसिडेंट रे। आर मीन्स इंसिडेंट रे। जो इस सरफेस को टकरा कर वापस जाती है, मतलब उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हुई, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट होती है सरफेस के, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ध्यान से सुनो फिर से। देखो, जिस सरफेस पर से लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलना, ठीक है। उसको परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल। जो लाइट रे उस पर फॉल डाउन होती है सरफेस पर, उसको बोलना इंसिडेंट रे। जो टकरा के वापस जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होती है सरफेस के, उसको बोलना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। क्लियर है? इसके बाद आओ, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस।
और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल, देखो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में है तो इसको हमने बोलना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है सभी को? ये सरफेस जिस पर से लाइट रिफ्लेक्ट होने वाली है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको परपेंडिकुलर नॉर्मल, जो लाइट रे इस पे गिरती है वो इंसिडेंट रे, जो टकरा के वापस गई वो रिफ्लेक्टेड रे, जिस पॉइंट पर से वो रिफ्लेक्ट होने वाली है, जिस पॉइंट पर वो फॉल डाउन होने वाली है उसको हम बोलना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? चलो फिर हम रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज देखते हैं, मतलब रूल्स। यार ये रिफ्लेक्ट होती है तो किसी लॉ को फॉलो करते हुए होती है कि अपने मन मर्जी से किधर भी मुड़ गई, इधर से आई और आपकी तरफ मुड़ गई, ऐसे आई। समझ लो ये सरफेस है, ठीक है, ये लाइट रे इधर से ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे ऐसे टकरा के आपके तरफ मुड़ गई। क्या ऐसा होगा? कैसे होगा वो हम देखते हैं, मतलब इसके कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या है? पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज अपोजिट टू द नॉर्मल। देखो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज अपोजिट टू द नॉर्मल। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट साइड में। क्या आपको दिख रहा है? देखिए ये नॉर्मल है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन, उसके अगर इस साइड में एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे है तो इस साइड में रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। मतलब कि सपोज करो अगर कोई सरफेस हो, ये समझो सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस को ये परपेंडिकुलर नॉर्मल है, ठीक है, तो अगर इंसिडेंट रे ऐसे आई इस साइड से तो रिफ्लेक्टेड रे इस साइड से रहेगी, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे इस साइड से आई तो रिफ्लेक्टेड रे इस साइड से रहेगी, ठीक है। सेकंड लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन अ सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये सेम प्लेन में रहती है। अब प्लेन का मतलब क्या? प्लेन मतलब देखो जैसे ये नीचे का फ्लोरिंग सरफेस है, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, ये बोर्ड एक प्लेन में है, ठीक है, ऊपर का रूफ एक प्लेन में है, ठीक है। प्लेन मतलब सरफेस, ठीक है। अभी इसमें देखो क्या है, सपोज करो इंसिडेंट रे ये सरफेस है, सरफेस को ये हो गई नॉर्मल, ठीक है, परपेंडिकुलर ये हो गई नॉर्मल, ये हुई इंसिडेंट रे। अगर देखो ये सरफेस था, सरफेस को ये परपेंडिकुलर नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर का नॉर्मल का सरफेस कौन सा है? ये प्लेन हुआ। इंसिडेंट रे किस प्लेन में? ये भी इसी प्लेन में है, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इंसिडेंट रे इस प्लेन में, नॉर्मल भी इस प्लेन में और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ जाए आपके तरफ। ऐसा अगर हो गया तो रिफ्लेक्टेड रे का प्लेन कौन सा हो गया? ये वाला, ठीक है। देखिए दिख रहा है सभी को? देखो ये इंसिडेंट रे का प्लेन हुआ ये वाला, ठीक है, ये नॉर्मल का प्लेन हुआ ये वाला। और अगर रिफ्लेक्टेड रे ऐसी आ गई, मतलब रिफ्लेक्टेड रे का प्लेन ये हुआ, ये पॉसिबल नहीं है। अगर इंसिडेंट रे का प्लेन ये है, नॉर्मल का प्लेन ये है, तो रिफ्लेक्टेड रे का प्लेन भी यही होगा, मतलब तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। समझ में आया? अगर ऐसे हो कि ये सरफेस है, इंसिडेंट रे ऐसी आई तो टकराने के बाद ये ऐसे नीचे नहीं मुड़ेगी, ऐसी आई इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसी जाएगी। अगर इंसिडेंट रे ऐसी आई तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसी आई तो ऐसी। सबको समझ में आया कि यार बहुत आसान है? देखो ना, देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक प्लेन में रहती है। अगर ये प्लेन रहा तो तीनों इसी प्लेन में, अगर आपका ऐसा प्लेन रहा तो इसी प्लेन में। समझो मैं सरफेस हो, लाइट ऐसे आई, इसके पहले ना मैं दिख रहा था आपको इंसिडेंट रे ऐसे आई, मुझे टकराई और आपकी तरफ आई, मतलब तीनों का प्लेन कैसा है? ये वाला, ठीक है। समझ में आया? क्लियर है? सभी क्लियर है? चलो थर्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर इंसिडेंस का एंगल 30 डिग्री होगा तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। जैसे समझ लो ये आपको बता दिया कि सरफेस से इंसिडेंट रे 60 डिग्री पे है, तो फिर आप क्या करो, ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री से ये निकाल लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो ये पूरा तो 90 होता है, 90 माइनस 60 ये हो गया 30, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना हुआ? 30 डिग्री।
लॉ समझ में आया सबको? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। चलो अब रिफ्लेक्शन जिस सरफेस पर से होता है, जिस सरफेस के ऊपर से रिफ्लेक्शन ये फिनोमेनन होता है, हमको उसके बारे में पढ़ना है। तो रिफ्लेक्शन ये किस सरफेस पर से होता है, तो उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? मिरर। तो हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो सब नोट्स बनाते चले। नोट्स से पढ़ना सबसे ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, ऐसे 1 मिनट में आपने देख लिया, फिर आप मुड़ के दूसरी तरफ चले गए, फिर यार सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, दूसरी तरफ चल जाएंगे। ऐसे 1-1 मिनट के सब तरफ के वीडियो देख देख के ऐसी पढ़ाई मत करो। अच्छे से कॉपी पेन लो, मस्त नोट्स बनाओ। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में। मिरर क्या होता है? मिरर मतलब होता है द सरफेस ऑन विच, जैसे सरफेस जिस ऊपर से क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। सरफेस जिसके ऊपर से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको आप बोलोगे मिरर सिंपली। ठीक है, तो मिरर 2 तरीके के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। तो पहले हम प्लेन मिरर की कहानी पढ़ लेते, उसके बाद में फिर हम स्फेरिकल मिरर की तरफ जाएंगे। तो प्लेन मिरर क्या होता है? सिंपली प्लेन मिरर मतलब आप जैसे चांग भांग करते हो वो मिरर। घर पे जो सजते बसते हो ना, सजना है मुझे सजना के लिए, अभी से कहा सजना, अभी पढ़ाई करनी है। तो प्लेन मिरर मतलब जैसा मिरर, जिस मिरर से आप सजना वजना जो भी करते हो, चांग भांग जो भी करते हो, बाल वाल बनाते हो, वही मिरर जो घर पे अंदर लगा होता है वो प्लेन मिरर है सिंपली। ठीक है, तो उसी के बारे में मुझे पढ़ना है। सपोज करो ये प्लेन मिरर है, यहाँ पर एक पॉइंट है ए, और मुझे ये देखना है कि इसकी इमेज कैसे बनेगी। थोड़ा सा घर में प्लेन मिरर के सामने खड़े रहो मोबाइल लेके, और जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे करते जाओ। ठीक है, समझो ये प्लेन मिरर है। मैंने क्या बताया था? इमेज कैसे बनेगी? लाइट रे आएगी, इससे टकराएगी, इधर जाएगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। जब हम रे डायग्राम्स पढ़ेंगे ना स्फेरिकल मिरर के, तब एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ए पॉइंट से रेज निकली, इस सरफेस से टकराई और इधर वापस आई। इससे डबल दूसरी रेज निकली, इससे टकराई, इधर डबल वापस आई। ठीक है, क्या आपको लगता है कि ये दोनों रेज आपस में मिलेंगे? नहीं सर, ये डाइवर्ज हो रहे हैं। जितने दूर जाएंगे उतने दूर 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 होते जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये रेज आपस में मिलने वाले नहीं है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे ये पॉइंट कहाँ दिखने वाला है? अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे ये पॉइंट कहाँ दिखने वाला है? तो मैं ऐसे देखूँगा इसके अंदर कि ये पॉइंट कहाँ दिखता है। ठीक है, जैसे समझ लो, तो आप मुझे देख रहे हो, मैं अगर ये प्लेन मिरर होता और मैं ऐसे देखता इधर, तो आप मुझे कहाँ दिखते थे? इसके अंदर। सही है या गलत? जैसे मैं अगर ऐसे देख रहा होता मिरर में और आप यहाँ बैठे हो, तो मुझे आप लोग कहाँ दिखते थे? इसके अंदर, इस मिरर के अंदर। ठीक है, वैसे मैं अगर इस पॉइंट को देखूँ, ए पॉइंट को, तो मुझे ये पॉइंट कहाँ दिखाई देगा? इस मिरर के अंदर दिखाई देगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली नहीं देख रहा हूँ, आईने में देख रहा हूँ। ठीक है, कोई बोले सर यही तो दिखेगा, ये क्या डायरेक्टली देख लो ना उसको। आपको देखना नहीं है, इसे मिरर के अंदर देखना है उसको। ठीक है, डायरेक्ट नहीं देखना। ठीक है, तो समझ लो। अरे नहीं सर, हमको तो डायरेक्ट दिख जाएगी। डायरेक्ट दिखी तो भी डायरेक्ट देखना नहीं है। देखो यहाँ पर वो पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर वो पॉइंट मिल रहा है, तो उसकी इमेज आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसको हम बोलेंगे ए डैश। ठीक है, अब ये मिरर कैसी होगी? आप घर पे आईने के सामने खड़े हो जाओ। पहले आईने के सामने खड़े होने के बाद देखो, ऑब्जर्व करो खुद को कि वो इमेज कैसे होती है। ठीक है, किस तरीके की होती है। इसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर। अरे देखो, मुझे यहाँ से देखने के बाद ये इमेज मुझे यहाँ पे दिख रही है अंदर। ठीक है, तो ये इमेज किस तरीके की दिख रही है? सबसे पहली बात, जो सवाल की मैं सवाल पूछता हूँ उसके जवाब देते चलो। ठीक है, आईने के सामने खड़े हो गए सब जन, पटाख से जाओ। चलो आईने के सामने खड़े हो जाओ। चलो अब बताओ, आप आईने के सामने सीधे खड़े हो। ठीक है, आपको आपकी इमेज कैसे दिखे? आईने के अंदर जो आप दिख रहे हो ना, गोलू छोटू, वो कैसे दिख रहे हैं? सीधे ही दिख रहा है या उल्टे दिख रहे हैं? सर नीचे पैर ऊपर, सीधे दिख रहे हैं। ठीक है, अगर इमेज सीधी दिखे तो उसको हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज। क्या बोलते हैं? इरेक्ट। इसको कभी कभी अपराइट भी बोलते हैं।
कैसी इमेज है? इरेक्ट इमेज है। मतलब आप अगर आईने के सामने सीधे खड़े हो तो आपको इमेज भी कैसे दिखेगी? सीधी दिखेगी। ठीक है। उसके बाद मुझे एक बात बताओ, क्या वो जो आईने में इमेज आपकी मिल रही है, क्या उसको स्क्रीन पर लिया जा सकता है? समझो, अगर आप मुझे इस मिरर के अंदर दिखाई दे रहे होते तो क्या मैं पीछे से कोई पर्दा लगा दूँ, स्क्रीन लगा दूँ, तो आपकी इमेज उसके ऊपर ले पाऊँगा? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। तो दूसरे शब्दों में, क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज आपस में सच में मिल रही है? नहीं मिल रही। हम इसको इमेजिनरी पीछे मिला है। अगर इमेजिनरी मिला है या फिर ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर नहीं ली जा सकती, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज, मतलब नकली इमेज, धोखाधड़ी वाली इमेज। ठीक है, फॉल्स इमेज, जिसको स्क्रीन पर नहीं ली जा सकती। ठीक है। इसके अलावा जिसको स्क्रीन पर ली जा सकती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम रियल इमेज। ठीक है, रियल, जिसको स्क्रीन पर ले सकते हैं। ठीक है, फॉर्म ऑन अ स्क्रीन। या फिर दूसरे शब्दों में आप बोलो कि सर ये रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट होती है, जहाँ पर वहाँ पे जो इमेज बनती है उसको रियल इमेज बोलते हैं, और ना मिले, इमेजिनरी मिलाए तो वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज मतलब क्या? विच नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर नहीं ली जा सकती। इरेक्ट इमेज मतलब क्या? इरेक्ट मतलब सीधी इमेज। ठीक है, सीधी कैसे लिखते हैं देख लो, सीधी। ठीक है, जैसे आप खड़े हो वैसे ही इमेज है। ठीक है। इसके अलावा दूसरी होती है इन्वर्टेड इमेज, मतलब आप सीधे खड़े हो और इसमें उल्टी दिखाई दे, मतलब सर नीचे पैर ऊपर। ठीक है, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। तो क्या प्लेन मिरर में इन्वर्टेड इमेज दिखती है? नहीं। प्लेन मिरर में कैसे दिखती है? इरेक्ट इमेज, मतलब सीधी इमेज दिखेगी। ठीक है, हम सीधे खड़े हैं और इमेज भी कैसे दिख रही? सीधी दिख रही। ठीक है, तो इरेक्ट इमेज है और वर्चुअल है, मतलब उसको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। सही है। सेकंड, मुझे एक बात बताओ कि आप जो आईने के सामने अभी खड़े हो तो आपकी जितनी साइज़ है उतनी साइज़ की इमेज की भी साइज़ है कि आपकी बड़ी और छोटी दिख रही? आप ऐसे खड़े हो बिल्कुल और इमेज आपकी दिख रही है इतनी छोटी, ऐसे हो रहा है? नहीं, पूरी सेम साइज़ है। तो आपने बोलना इमेज इज अ सेम साइज़। कैसी इमेज है? सेम साइज़ है। थर्ड फिनोमेनन देखो, जितने दूरी पर आप मिरर से खड़े हो उतनी ही दूरी पर इमेज बन रही है। नहीं समझ आ रहा तो एक काम करो, हाथ पास में लेके जाओ, तो आप देखो आईने के अंदर जो आपकी इमेज होगी ना उसका भी हाथ पास में आया होगा, उसको चिपका दो तो भी चिपक जाता है, फिर दूर लेके जाओ तो वो भी दूर लेके जाता है, फिर पास लाओ तो फिर वो भी पास आता है। ऐसा होता है ना? ठीक है। जैसे ये अगर मिरर होता, मैं ऐसे हाथ पास में लेके जा रहा हूँ तो मेरी जो इमेज है उसका भी हाथ क्या होता है? पास में आता है। दूर लेके जाओ तो दूर जाता है। ठीक है, इसका मतलब जितने दूरी पर मिरर से जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतने ही दूरी पर इमेज बनेगी। मतलब डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, एंड और डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, मिरर और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है? इक्वल होता है। मतलब मिरर के और ऑब्जेक्ट के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस मिरर के और इमेज के बीच में होगा। ठीक है, ऐसे सिंपल अगर आपको क्वेश्चन है एकदम सिंपल कि हमने बोला ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर दूर खड़ा है, ऑब्जेक्ट कितना दूर खड़ा है? 15 सेंटीमीटर, तो इमेज भी कितने दूर मिलेगी? 15 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑब्जेक्ट है आपका 1 मीटर दूर, ठीक है, तो बताओ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? तो हम लोग 1 मीटर। गधड़ा बच्चा यार, 1 मीटर दूर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कितने? 1 मीटर दूर। तो समझो ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, तो इमेज और ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? 2 मीटर का। मतलब इसका डिस्टेंस होगा 2 मीटर का। समझ में आया है? ठीक है, एकदम इजी है। चलो, फोर्थ फिनोमेनन, प्लेन मिरर के केस में जो इमेज बनती है उसमें होता है लैटरल इन्वर्शन। लैटरल इन्वर्शन मतलब लेटर्स आर इन्वर्ट। हाँ सर, हमने एम्बुलेंस पे देखा है, हमको बचपन से पता है ये चीज़ें कि एम्बुलेंस के सामने नाम उल्टा क्यों होता है। ठीक है, तो लैटरल इन्वर्शन फिनोमेनन बताते हैं, मतलब लेटर्स आर इन्वर्ट। देखो संदेशा, अगर आपने ये बी ऐसे होगा तो आपने कभी ऐसे देखा होगा, हाँ या ना? ओ कैसे दिखता है?
सर इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही दिखता है, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्शन या लेटर्स आर इन्वर्ट। देखो क्या क्या फिनोमेनन बताए। प्लेन मिरर के केस में जो इमेज बनती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ऐसे लिखो, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। पहला इरेक्ट इमेज है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर सीधा खड़ा है तो इमेज भी सीधी ही होती है। वर्चुअल इमेज है, मतलब उसको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, इट्स अ फॉल्स इमेज। साइज़ कैसी है, सेम साइज़ है, जितने जितने ऑब्जेक्ट की साइज़ है उतनी ही इमेज की साइज़ दिखाई देगी, छोटी या बड़ी नहीं। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पर इमेज बनेगी। और लेटरल इन्वर्शन मतलब लेटर्स आर इन्वर्ट, मतलब लेटर्स इन्वर्ट होंगे, ऐसे होंगे। आप लोग कमेंट में मुझे ये लिख कर बताएं, देखो कि यार लेटरल इन्वर्शन फिनोमेनॉन, ध्यान से सुनो, लेटरल इन्वर्शन फिनोमेनॉन ऊपर के किस फिनोमेनॉन पे आधारित है, मतलब किस फिनोमेनॉन के वजह से, किस लॉ के वजह से, किस कैरेक्टरिस्टिक के वजह से लेटरल इन्वर्शन ये होता। अब 2 क्वेश्चंस हैं, वो 2 क्वेश्चंस के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में सपोज करो ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है, ये बी, तो इसकी इमेज आपको कैसी मिलेगी वो बताना है, ठीक है। तो समझो ऑप्शन ए क्या ऐसे ही मिलेगी, ऑप्शन बी में ऐसे, ऑप्शन सी में ऐसे सीधी, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में सपोज करो एक वॉल क्लॉक है जिसमें इधर कितने बजते हैं, 12, ये 3, ये 6, ये 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। तो मेन वॉल क्लॉक में सपोज 3:35 हुए, ठीक है। कितने बज गए, 3:35। देन व्हाट विल बी द टाइम इन द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज में क्या टाइम हुआ होगा, ठीक है। ये दोनों आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। और साथ ही में ना समझो एक एक्टिविटी भी आपको करनी है। इसके पहले चम्मच का घर में ऐसा एक चम्मच उठाना, छोटा भी चलेगा, ठीक है। तो उसमें पहले ऐसे सामने से जिधर ये पार्ट दिख रहा है ना, जैसे हम सब्जी वगैरह लेते हैं, उस पार्ट में पहले आपकी इमेज को ऑब्जर्व करो, उसके बाद में इसको टर्न करो और इस पार्ट से ऑब्जर्व करो, और दोनों इमेज में क्या वेरिएशन है ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, चलो ठीक है। तो ये एक्टिविटी करो, अच्छे वो नोट्स है उसको रिवाइज करो, तब तक हम सेकंड लेक्चर लेके आएंगे इसको, जिसमें हम स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो